Assalamu alaikum. I am Adnan Shoaib, faculty member at ComSci Institute of Information Technology, and today is our lecture number 20 regarding the course Principle of Inventory and Material Management LSM 736. जैसे पहले मैंने बात की थी, मैंने कहा था कि हमारे जो 19th एंड 20th हैं वो हमारे रिवीजन में जाएंगे। लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने पिछला किया था लेक्चर नंबर 19, वो जो लेक्चर था वो सारा का सारा हमारा कैपेसिटी मैनेजमेंट को ओवरऑल रिव्यू किया था। हमने क्या किया था, हमने कि कैपेसिटी मैनेजमेंट कैसे हुई थी, प्लानिंग कैसे हुई थी, और हर चीज को छोटी छोटी चीजों को देखा था, छोटी छोटी चीजों को आइडेंटिफाई किया था। उसके बाद हम उसे आगे लेके चले थे कि हमारे पास क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, कैसे इन्वॉल्व हैं, एंड हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म इट। एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स कि मैंने कहा था दूसरा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिगार्डिंग योर सेकंड मिड, एंड दैट इज प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको मैं एक रिवाइज करना चाहता हूँ, स्पेसिफिकली जो इसमें असाइनमेंट मेथड है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। इसे कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक में भी गिवन है, उनको लाजमी करना है आपने, उनको लाजमी अटेम्प्ट करें। मैं यहाँ पे आपको मेथड बता दूंगा, मैं चेक नहीं कर सकता, बट डू अटेम्प्ट इट एट योरसेल्फ। आप उसे अटेम्प्ट करें, बिकॉज असाइनमेंट मेथड इज इटसेल्फ इज अ कंप्लीट मेथड जिसमें आपको एक असाइनमेंट करने। अभी भी हम लोग रिपीट करेंगे वन मोर टाइम, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने जस्ट उसे देखा था, आइडेंटिफाई किया था, देन वी मूव फर्दर। अब जो देखेंगे हम उसे बहुत डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे और डिटेल में देख के ही आगे लेके चलेंगे कि हमारे पास क्या चीजें कैसे इन्वॉल्व हैं एंड हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म इट। सो अब इसको हमने वन बाय वन देखेंगे कि क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, किस किस तरह से इन्वॉल्व हैं, एंड देन हाउ दे आर बीइंग डन एंड हाउ दे आर बीइंग एवेल्युएटेड, कि क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं और किन किन चीजों की एवेल्युएशंस हमारे पास नजर आनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि दैट इज प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल। रिवाइज करते हैं इसे, ठीक है ना, एंड देन वी स्टार्ट विद द बुक्स। बुक्स को देखते हैं, बुक्स में कौन कौन सी आ रही हैं, जो लास्ट टाइम हर दफा बताता हूँ। इंट्रोडक्शन टू मटेरियल मैनेजमेंट, दैट इज योर मेन टेक्स्ट बुक, दैट इज ऑफ टोनी आर्नल्ड। देन उसके बाद ऑपरेशन मैनेजमेंट बाय शेज, ये रेफरेंस में साथ चल रही है। एंड देन ऑपरेशन मैनेजमेंट बाय जे हेजियर, दैट इज ऑल्सो बीइंग अ पार्ट ऑफ इट, ये भी साथ साथ ही चल रहा है और साथ साथ ही आइडेंटिफाई हो रहा है। सो दीज आर द आइटम्स दैट आर बीइंग रिक्वायर्ड। यही हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या चीजें कैसे इन्वॉल्व हो रही हैं एंड हाउ दे आर गोइंग टू बी परफॉर्म। तो दैट इज प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल। प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल कैसे और किन बेसिस पे आ रहा है और किस तरह से आइडेंटिफाई होता हुआ नजर आ रहा है। सो अब देखते हैं कि प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल में अब क्या चीजें रह गई थी, और उसको हर एक चीज को थोड़ा थोड़ा निटी एंड ग्रिटी बराबर थोड़ा थोड़ा देखते जाते हैं, सीक्वेंसिंग, शेड्यूलिंग एंड ऑल दैट। उस चीज को हम बारी बारी करके आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं कि हमारे पास क्या शेड्यूल बन रहा है, क्या चीजें आइडेंटिफाई हो रही हैं, क्या चीजें आइडेंटिफाई नहीं हो रही। तो दैट वी आर गोइंग टू सी कि हमारे पास क्या चीजें इन्वॉल्व हैं। तो स्टार्टिंग विद द प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल, ऑब्जेक्टिव देखते हैं। प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल, गैंट चार्ट, क्रिटिकल रेशियो स्केड्यूलिंग क्या रही है, फिनिट लोडिंग, इसको देखेंगे हम लोग, यानी गैंट चार्ट को देखेंगे कैसे बनता है, फिर क्रिटिकल रेशियो क्या होती है, किस तरह बनती है। फिनिट लोडिंग को देखना है, फिनिट लोडिंग में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है। स्केड्यूलिंग को देखना है, स्केड्यूलिंग कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है। असाइनमेंट मेथड क्या देखेंगे हम, असाइनमेंट मेथड देखेंगे कि असाइनमेंट मेथड कैसे बनता है, किस तरह बना है, एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। सीक्वेंसिंग को एक दफा दोबारा रिविजिट करेंगे, जो हमने बहुत सारी सीक्वेंसिंग की टाइप्स पढ़ी थी, यहाँ पे एक दफा दोबारा देखेंगे। स्लैक कैसे मैयर होता है, किन बेसिस पे मैयर होता है, एंड हाउ वी आर गोइंग टू सी इट। देन जॉनसन्स रूल्स, जॉनसन्स रूल्स क्या कहते हैं, किस बेस पे है और क्या उनके पीछे रिक्वायरमेंट्स चल रही हैं। मॉनिटरिंग को देखेंगे, मॉनिटरिंग में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं। एंड एडवांस प्लानिंग एंड स्केड्यूलिंग देखेंगे, स्केड्यूलिंग प्रोसीजर देखेंगे, एंड एम्प्लॉय स्केड्यूलिंग देखेंगे। यानी स्केड्यूलिंग प्रोसीजर भी देखना है एंड साथ ही हमने क्या देखना है, एम्प्लॉय स्केड्यूलिंग को भी हमने आइडेंटिफाई करना है। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स दैट वी आर गोइंग टू कवर। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमारे कवर होंगे और जो हमें आगे की तरफ बताएंगे कि हमारे पास व्हाट वी आर गोइंग टू बी एंड व्हाट वी आर गोइंग टू इन व्हाट प्लेसेस, कि किन प्लेसेस में हमने जाना है और किस तरह से हमने इनको आइडेंटिफाई करना है। सो वी आर गोइंग टू सी दीज ऑब्जेक्टिव्स। पहले देखेंगे प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल होती क्या है, लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, आज थोड़ा सा और डिटेल में एक दफा देख लेते हैं ताकि आपको एक रिवीजन आ जाए कि हमारे पास कोर्स में क्या क्या मेजर ऑप्शंस या मेजर आइटम्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू जो दैट कुड बी आस्क्ड इन योर सेकंड मिड, कि दैट कुड बी अ प्रोस्पेक्टिव आइटम्स दैट कुड बी आस्क्ड इन योर सेकंड मिड। तो दैट वी आर गोइंग टू सी। उसमें प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल को देखना है, क्रिटिकल रेशियो इज इंपॉर्टेंट, एंड स्केड्यूलिंग, असाइनमेंट मेथड इज also being there, slack and Johnson's rules that are also being a part of thing, and employee scheduling that is again a very important thing जो end में देखेंगे, last part है और उसी में देख के हम इसे identify करेंगे। So moving further,
प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल की बात करते हैं तो प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल इज द पीएसी, जो उसका शॉर्ट फॉर्म है, इज द इन द एमपीसी सिस्टम, यानी मास्टर प्रोडक्शन कंट्रोल का ही स्मॉल पार्ट है, यानी मटेरियल प्रोसेसिंग कंट्रोल का ही स्मॉल पार्ट है प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल। शॉप फ्लोर कंट्रोल, जिसमें शॉप फ्लोर है एक, देखें अब अगर बात करते हैं शॉप फ्लोर की, तो मैं कहूंगा कि शॉप फ्लोर का क्या मतलब होता है। तो मैं शॉप फ्लोर का मतलब सिर्फ इतना ही कहूंगा कि शॉप फ्लोर का मतलब ये वो फ्लोर जहां पे आप चीज बना रहे हैं, जहां पे आप कभी कोई काम कर रहे हैं, कोई चीज बना रहे हैं, उस जगह पे काफी चीजें बिखरी रहती हैं। आपको जो चीजें चाहिए वही पड़ी हैं, जो चीज यूज हो रही है, इक्विपमेंट्स, आलात सब पड़े, उसको नॉर्मली कहा जाता है शॉप फ्लोर, ठीक है ना, यानी ये शॉप फ्लोर में आ रहे हैं। तो वहां पे आप जारी बात है कोई चीज गुम भी सकती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, उसका कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड दैट इज नोन टू बी एज अ शॉप फ्लोर कंट्रोल। इसी तरह वेंडर स्केजुलिंग, कि वेंडर जो आपके वेंडर्स हैं उनके साथ कैसे स्केजुलिंग करनी है, किन बेसिस पे स्केजुलिंग करनी है, एंड हाउ यू आर गोइंग टू एवेलुएट देम, कि किन बेसिस पे स्केजुलिंग होनी है, कैसे स्केजुलिंग होनी है, और किस तरह से हम उसको अवॉइड कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट इज द प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल टेक्निक्स, किस किस तरह से प्रोडक्शन की एक्टिविटीज को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिक डाटा देखेंगे, बेसिक डाटा रिक्वायर्ड होगा ताकि हम देखेंगे हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। फिर हम देखेंगे गैंट चार्ट, क्या देखेंगे हम, गैंट चार्ट में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, हाउ द गैंट चार्ट बीइंग परफॉर्म, प्रायोरिटी स्केजुलिंग, कौन सी चीज प्रायोरिटाइज्ड है, कौन सी चीज पहले होनी है। देन उसके बाद फिनिट लोडिंग है, फिनिट लोडिंग में क्या चीज आती है, कितने लिमिट तक लोड कर सकते हैं, कितनी मिनी मैक्सिमम टाइप ऑफ, या कितनी कहते हैं मैक्सिमम लोडिंग आप मंगवा सकते हैं, या कितना आप मैक्सिमम ऑर्डर कर सकते हैं। प्रोसेस डिजाइन इंपैक्ट ऑन स्केजुलिंग, क्या करेंगे, प्रोसेस डिजाइन इंपैक्ट ऑन स्केजुलिंग। बैच मैन्युफैक्चरिंग वर्क ऑर्डर्स, यानी कि बैच वाइज अगर आप मैन्युफैक्चर करें तो उसे कहते हैं वर्क ऑर्डर, कि जैसे ऑर्डर आया तब बनाएंगे। सपोज आपने कहा जी 200 शर्ट्स का ऑर्डर आया, यू स्टार्ट मेकिंग इट। अब ये नहीं कि आप कंटिन्यूस बैच 200 शर्ट्स बनाते रहेंगे, नहीं, आप उसे जब ऑर्डर आएगा तो तभी आप 200 शर्ट्स बनाएंगे। रेपिटेटिव मैन्युफैक्चरिंग में ये होता है कि आप उसमें जीआईटी होती है, जीआईटी में क्या होता है, एक कन्वेयर बेल्ट चल रहा होता है, और उसके थ्रू जब आपके पास ऑर्डर आएगा तब उस चीज की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे। तो दैट मीन्स दोनों हैं, उसमें क्या होता है, बैच में जा रहे होते हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा बैच है, 10 चीजें, 50 चीजें एक बार में बन रही हैं, दैट इज वर्क ऑर्डर। जस्ट इन टाइम में वन थिंग ऑर्डर, यानी एक भी ऑर्डर पहले है तो पहले वो बनेगा, फिर अगला ऑर्डर उसकी तरफ प्रोसेस किया जाएगा। तो दैट इज नोन टू बी एज अ रेपिटेटिव मैन्युफैक्चरिंग। क्या कहते हैं उसे हम, ये हमारे पास एक तरह से रेपिटेटिव मैन्युफैक्चरिंग है और उसके थ्रू चल रहे हैं। तो बैच मैन्युफैक्चरिंग, वर्क ऑर्डर, रेपिटेटिव मैन्युफैक्चरिंग, JIT, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम, की जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम, की जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम हमें गाइड करता है और हमें वो ही आगे लेकर जा रहा होता है कि हमने किस तरह से उसे आगे फर्दर प्रोसीड करना है, प्रोसेस करना है और आगे लेकर आगे चीजों को चलना है। प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल इन MPC सिस्टम, क्या है प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल इन MPC सिस्टम्स, के MPC सिस्टम्स में क्या चीजें आ रही हैं, ठीक है ना। तो रिसोर्स प्लानिंग पहली चीज आ रही है, प्रोडक्शन प्लानिंग अगली चीज आ रही है, डिमांड मैनेजमेंट अगली चीज आ रही है, यानी ये दोनों चीजें हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हैं। तो क्या आ गई, रिसोर्स प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग, डिमांड मैनेजमेंट। उसके बाद अगली चीज आती है उसी से लिंक करती हुई, दैट इज मास्टर स्केड्यूल, प्रोडक्शन स्केड्यूल। क्या आता है हमारे पास, MPS, मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग। अब उसके बाद आ रही है साथ ही रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग एंड फ्रंट एंड पे आ गए। अब इसके बाद आता है डिटेल्ड मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग। अब देखें प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल किस जगह एग्जिस्ट करती है, अगर मैं कहूं कि MPC सिस्टम की बात करूं, किसकी बात करूं, MPC सिस्टम की बात करूं, तो क्या कहां पे एग्जिस्ट कर रही होती हैं, किन बेसिस पे एग्जिस्ट कर रही होती हैं, दैट इज वी आर गोइंग टू सी। उसके बाद अगली चीज जो हम देखेंगे वो क्या चीजें आ रही हैं, दैट इज रिसोर्स प्लानिंग हो गई है, प्रोडक्शन प्लानिंग हो गई है, रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग हो गई है, मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग हो गई है, डिमांड मैनेजमेंट हो गई है। मींस हम इस पूरे थ्रू से चल रहे हैं, यानी रिसोर्स प्लानिंग तो हो गई। उसके बाद अगला काम है कि हमें पता लगे डिमांड कितनी है। मैं एक चीज को लेके नहीं चल सकता, मैं दो चीजों को लेके चलूंगा, एक रिसोर्स को, एक डिमांड को। मैंने यहां से देखें अब दोनों साइड से डिमांड आ रही है। देखें ये लास्ट टाइम हमने नहीं डिस्कस किया था, दैट वुड लेफ्ट। रिसोर्स प्लानिंग इस तरफ आ रहे हैं रिसोर्सेस, और डिमांड ने भी हमें ऑर्डर दिया कि इतने ही यूनिट चाहिए। हमने यहां क्या शुरू कर दी, प्रोडक्शन शुरू कर दी। प्रोडक्शन के लिए हमने प्लान कर लिया और प्रोडक्शन के लिए हमारा पहली चीज आई कि स्केड्यूल बन गया। और स्केड्यूल किस हिसाब से बना कि जिस हिसाब से मार्केट में डिमांड की जरूरत है। स्केड्यूल क्या, आप कहते हो जी ईद आ रही है, ईद के लिए अब सपोज आप कहते हो कि हाँ जी कि इसके लिए मुझे रिक्वायरमेंट होगी फॉर एग्जांपल
ज्यादा क्लोथिंग चाहिए होगी मार्केट में, तो आपने कहा जी अच्छा डिमांड ज्यादा होगी, तो आप प्रोडक्शन स्केड्यूल आप क्या करेंगे, स्टार्ट में ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, बाद के दिनों में शायद कम प्रोडक्शन करें ताकि ईद की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरी किया जा सके। और उसी के साथ फिर हम रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग बनाएंगे जिसमें लॉट साइजेस को डिसाइड करेंगे। क्या बनाएंगे हम? रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग बनाएंगे जिसमें हम लॉट साइज को डिसाइड करेंगे। उसके बाद हम यहां से मूव करेंगे फर्दर डिटेल्ड मटेरियल प्लानिंग की तरफ। किसकी तरफ मूव करेंगे? डिटेल्ड मटेरियल प्लानिंग की तरफ यूज करेंगे कि मटेरियल प्लानिंग क्या है और कैसे वर्क कर रही है, किस तरह से एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना। तो दैट इज डिटेल्ड मटेरियल प्लानिंग हमारे पास है। और उसी के साथ हमारे पास साथ साथ आ रहा है दैट इज डिटेल्ड कैपेसिटी प्लानिंग। क्या चीज आ रही है हमारे पास? डिटेल्ड कैपेसिटी प्लानिंग के डिटेल कैपेसिटी प्लानिंग कितनी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, एंड हाउ आई एम गोइंग टू आइडेंटिफाई इट। यानी डिटेल्ड मटेरियल प्लानिंग आ गई है एंड साथ ही हमारे पास आ गई है डिटेल्ड कैपेसिटी प्लानिंग। यानी डिटेल्ड मटेरियल प्लानिंग चल रही है और साथ ही डिटेल्ड कैपेसिटी प्लानिंग भी चल रही है, यानी कि कैपेसिटी भी प्लान हो रही है मटेरियल के साथ साथ। और यहां पे अब इसके बाद क्या हुआ? मटेरियल एंड कैपेसिटी प्लान जनरेट हुआ, वो भी प्लानिंग के साथ कैपेसिटी के साथ ही देखना है इसे। एंड देन परचेजिंग शुरू हुई, परचेजिंग के साथ साथ वेंडर से फॉलोअप हुआ एंड वेंडर फॉलोअप के साथ साथ ही हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर रिलीज होते जा रहे हैं परचेजिंग के साथ ही, और शॉप फ्लोर डिसाइडिंग भी हो रही है। सो दैट हाउ प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल वर्क्स, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। कि अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर क्या चीजें चाहिए, तो प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल इटसेल्फ इज अ कंप्लीट आइटम, या यू कैन से कि कंप्लीट आइटम्स हैं कि बैक एंड सारा का सारा प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल से ही सारा डील कर रहा होता है और उसी को डील करते हुए ही हम उसे आगे लेकर जा रहे होते हैं। सो देयर इज अ प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल इन द एमपीसी सिस्टम। किसमें आ रहा होता है? ये एमपीसी सिस्टम पे आ रहा होता है। सो दैट इज नोन टू बी एज अ प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल इन द एमपीसी सिस्टम। आगे चलते हैं। बेसिक डाटा, जैसे रिक्वायर्ड था कि हमारे प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल कैसे करना है, तो पहले से बेसिक डाटा से ही कंट्रोल शुरू हो जाता है। अब मैं कहता हूं सपोज एंड आइटम मेरा बनना है ए, जिसके लिए मुझे बी और सी चाहिए, लेकिन सी के लिए मुझे 2 दिन चाहिए, बी के लिए मुझे 2 और यूनिट्स चाहिए जो है डी और ई। अब इनके अगर लीड टाइम्स देखें तो मैं कहूंगा जी बी का जो लीड टाइम है वो कब बनेगा, तकरीबन वो दैट इज 3 डेज। कितना है? 3 दिन में बनेगा, लेकिन उससे पहले हमें कितना चाहिए यहाँ पे? 2 दिन इसको आने में लगेंगे, 1 दिन उसको आने लगेगा, तो 3 दिन, 2 दिन बाद जब यहां पहुंचेगा तो 3 दिन ये लेगा। क्या लेगा ये? 3 दिन ये लेगा टूवर्ड्स ए। तो अब आपको पता लग जाएगा प्रोडक्शन एक्टिविटी कहां कंट्रोल है, कहां डिले हो रही है, बिकॉज लीड टाइम इज द गाइडिंग। लीड टाइम आपको गाइड कर रहा होता है, लीड टाइम ही आपको गाइड करके आगे लेके जा रहा होता है। तो एंड आइटम ए, बी एंड सी आ रहे, पार्ट डी एंड ई आर ऑल्सो बीइंग टाइम। तो लीड टाइम इक्वल्स टू 2 एंड लीड टाइम इक्वल्स टू 1। तो पार्ट बी क्या है? लीड टाइम इक्वल्स टू 3। तो एंटर आइटम ए, लीड टाइम क्या है? इक्वल्स टू 1 एंड लीड टाइम्स इक्वल्स टू 2। यानी कि लीड टाइम्स भी उसी हिसाब से वेरिएंट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? हमारे पास वेरिएंट हो रहे हैं और उसी हिसाब से वेरिएंट होके आगे चल रहे हैं। तो लीड टाइम 1 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया एंड लीड टाइम 1 आ गया। तो दैट इज द नोन टू बी एज अ बेसिक डाटा। क्या कहते हैं हम? ये आपके पास एक तरह से बेसिक डाटा है जिसको हमने यूज करते हुए आगे लेकर चलना है कि दैट इज बीइंग रिक्वायर्ड एंड दैट इज बीइंग यूज्ड। इन्हें इसे यूज किया जाता है और इसके थ्रू ही प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल की जाती है। रूटिंग डाटा एंड ऑपरेशन सेटबैक चार्ट। अब यहाँ क्या है? ऑपरेशंस आ रहे हैं जिसके अंदर वर्क सेंटर्स लिखे हुए हैं, रन टाइम, सेटअप टाइम, मूव टाइम, क्यू टाइम, ये सारों को प्लस करें तो लीड टाइम बन जाता है। तो लीड टाइम हमारे पास ये आ गया, राउंडेड टाइम को निकालिए तो लीड टाइम हमारे पास टोटल में आ रहा है सारे ऑपरेशंस को मिला के दैट इज 10 डेज। कितना आ रहा है यहाँ पे? 10 डेज आ रहा है कि वर्क सेंटर में ऑपरेशन जितने हो रहे हैं। पार्ट ई राउटिंग क्या हो रही है जी? 1 2 3 4। अब उनके निकाले तो टोटल लीड टाइम कितना बन रहा है? 5 डेज बन रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ईच एंड एवरी टाइम राउटिंग और तरह से आ रही है और वेरिएंट आ रही है। तो अब देखें यहाँ पे हम लोग हर एक को देखें सेपरेट कर रहे हैं, ए और बी को भी किया, डी और ई को भी किया, उसी के हिसाब से हम उसे आगे लेकर चल रहे हैं कि क्या हमारे पास आएंगे। डी और ई आ गया और डी और ई को गौर से देखें यहाँ पे। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज आ रही है? ये देखें ई है यहां से। अब ई जो है हमें पता होना चाहिए कि कहां से कहां चाहिए। तो 4 ऑपरेशन है, 1 2 3 4। हर ऑपरेशन का राउंडेड टाइम डिफरेंट है। जिसका 2 दिन है उसका 2 दिन है, बाकियों का 1 दिन है। तो यहाँ पे हमें बकायदा शो हो रहा है कि हमारे पास क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं। एंड सेम गोज विद द डी। डी में कितने? 3 ऑपरेशन है, 1 2 और 3, और हर एक का वेरिएशन है। यहाँ पे क्या 4 है, 5 है और यहाँ क्या 1 है डे। तो ये आपके पास नजर आ रहा होता है कि आपके पास कैसे क्या चीजें इन्वॉल्व हैं और किस पेस पे चल रहे हैं। तो दैट इज राउटिंग डाटा एंड ऑपरेशन सेटबैक चार्ट। दैट इज नोन टू बी एज अ रूटिंग डाटा
एंड ऑपरेशन सेटबैक चार्ट। क्या ऑपरेशन सेटबैक चार्ट है ये। नेक्स्ट है जी गैंट चार्ट। गैंट चार्ट किस तरह बनता है हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, अब इसको थोड़ा सा और देखते हैं कि गैंट चार्ट में क्या चीज चाहिए। द इनकमिंग ऑर्डर एट टॉम सेल बोर्ड फॉलोज डिफरेंट रूट्स। अब यह क्या हुआ यहाँ पे, द इनकमिंग ऑर्डर्स एट टॉम सेल बोर्ड फॉलोज डिफरेंट रूट्स थ्रू शॉप्स बट ऑल ऑर्डर्स मस्ट स्टॉप एट ईच ऑफ द 3 वर्क सेंटर्स इन द स्टॉप। यानी सारे ऑर्डर्स कहाँ स्टॉप होते हैं at each of the 3 work centers. The table below shows all the tasks for 4 jobs and arrives over 5 days and needs to be scheduled by the company. It is currently November 10 and Tom has the 7 days a week. वो कहता है ये मेरे पास है, इनका अराइवल डेट ये है, जॉब रूटिंग ये है, हमारे पास प्रोसेसिंग वर्किंग वर्क सेंटर 1, वर्क सेंटर 2, वर्क सेंटर 3। अब यहाँ पे उन्होंने डेज लगा दिए कि इस एक्टिविटी को पूरा होने में 1 दिन इधर चाहिए, 3 दिन इधर चाहिए, 1 दिन इधर चाहिए, एंड इस वाली को 2 दिन इधर, 2 दिन इधर, 2 दिन इधर चाहिए, इसको 3 डेज इधर, 1 डे इधर और 2 डेज इधर चाहिए, इसको 1 डे इधर, 3 डे इधर, 1 डे इधर चाहिए। Assume that a new material for all order in the stock and that the first served sequencing rule is used for this one. All 3 centers. अब यहाँ पे हमने क्या बनाया, इसका रूल बनाया। पहले जी सबसे पहले कौन सा शुरू करेंगे जी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है। कौन सा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है। तो नवंबर 10 को पहले ये लेंगे बी को। अब बी जो है, बी को कितना चाहिए, दैट इज वर्क सेंटर में 1 दिन चाहिए, उसके बाद वर्क सेंटर 2 पे 2 दिन चाहिए, वर्क सेंटर 2 पे 3 दिन चाहिए, और फिर वर्क सेंटर 3 में 1 डे। तो यहाँ पे हमने क्या किया जी, 1 डे यहाँ पे चाहिए हमें, तो हमने कहा जी ठीक है जी, ये तो हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखें जी, सबसे पहले हमारे पास आया वर्क सेंटर 1 पे, उसके बाद वो कहते हैं जी नवंबर 10 को जी को चाहिए 2 डेज, तो जी को हमने लगा दिया वर्क सेंटर 2 पे 2 डेज के लिए। कितना लगा दिया वर्क सेंटर 2 में, 2 डेज के लिए लगा दिया, कि हमने कहा जी ये हमारे पास अवेलेबल हैं और उनको हमने कहा जी कि वहां पे हमारे पास लग जाएंगे, यानी उसी हिसाब से हमारे पास यूज हो जाएं। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज में चला गया जी वर्क सेंटर 3 पे। क्या चला गया हमारे पास, वर्क सेंटर 3 पे। अब 3 पे गया तो उन्होंने कहा जी कि वहां पे अभी हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो इन अदर वर्ड्स यहाँ पे गौर से देखें तो ये वाला कंप्लीट होगा तो ये यूज हो रहा होगा, ये यूज हो रहा है तो ये कंप्लीट होगा, एंड उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आइडल टाइम में बच रहा है। तो दैट्स हाउ इन दिस फॉर्म हम वी आर डेवलपिंग आवर ओन गैंट चार्ट। क्या बनाते जा रहे हैं हम, गैंट चार्ट डेवलप करते जा रहे हैं कि हमने गैंट चार्ट किस तरह से और किन बेसिस पे डेवलप करना है। क्या करना है हमने, गैंट चार्ट किस तरह से और किन बेसिस पे डेवलप करना है, और जो भी बेसिस आएंगे हमने उसी हिसाब से इनको डेवलप करके आगे लेकर आना है। दैट हाउ इट इज बीइंग डन एंड हाउ इट इज बीइंग परफॉर्म्ड, कि क्या हो रहा है और किस तरह से हमने इन गैंट चार्ट्स को डेवलप करके आगे लेकर आना है। तो दैट इज ऑर्डर, अराइवल डेट, जॉब्स, वर्किंग कैपिटल राउटिंग, प्रोसेसिंग टाइम एंड वर्किंग कैपिटल 1, वर्किंग कैपिटल 2 एंड वर्किंग कैपिटल 3। सो मूविंग फर्दर, आगे चलते हैं। अब यहां देखें यही गैंट चार्ट फर्दर आगे चल रहा है जो हमें गाइड कर रहा है कि हमने किस तरफ जाना है। हाउ मेनी डेज डज ईच जॉब वेट इन क्यू फॉर प्रोसेसिंग टाइम एट वर्क ऑर्डर 2, यानी कितना होना है, हाउ लॉन्ग द जॉब वर्क सेंटर 2 एज फॉलो, बी जी एंड प्रोसेस इमीडिएटली, बी एंड जी को फॉरन प्रोसेस होगा, लेकिन यहाँ पे इमीडिएटली, बट के को वेट करना पड़ेगा काफी सारा, और दैट इज 4 डेज, यानी के और एच को वेट करना पड़ रहा है कितना, 4 डेज का वेट देना पड़ रहा है। 4 डेज तक वो वेट करेंगे और उसके बाद ही वो आगे चलेंगे, दे मूव फर्दर व्हेन दैट इज बीइंग कंप्लीटेड। प्रायोरिटी सीक्वेंसिंग रूल होते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, शॉर्टेस्ट ऑपरेशन, नेक्स्ट अर्लीस्ट ड्यू डेट, ऑर्डर स्लैक पर ऑपरेशन एंड क्रिटिकल रेशियो, यानी इनके थ्रू भी आप अरेंज करते हैं कौन सी एक्टिविटी ने पहले होना है, कौन सी एक्टिविटी ने बाद में होना है। तो जो एक्टिविटी बाद में होगी वो उसी सीक्वेंस में चलेगी जिस सीक्वेंस में वो है। तो दैट इज लीड टाइम रिमेनिंग इंक्लूड सेटअप, रन, मूव, क्यू टाइम ऑफ ऑल रिमेनिंग ऑपरेशंस। अब नॉक्स मशीन की एग्जांपल है, देखना दैट जॉब बिलो आर वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड एंड पी ग्राइंडर एट द नॉक्स मशीन कंपनी। नॉक्स मशीन कंपनी है, जॉब्स ए बी सी डी, मशीन्स आ रही है हमारे पास 4 3 1 3, ये टाइम्स आ रहे हैं, ये हमारे पास आ रही है दैट इज 6 2.3 2.4, दैट इज डेट जॉब अराइव, जिस टाइम आया तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में यहाँ पहले आएगा। जॉब ड्यू डेट 8/5, यहाँ पे आ गया 9/1 8/01 8/17। वो कह रहा है ये सारी जॉब्स हैं, अगर मैं इन जॉब्स को अरेंज करूं बेस्ड ऑन शॉर्टेस्ट ऑपरेशन नेक्स्ट, तो कौन से शॉर्टेस्ट ऑपरेशन हैं, तो ऑब्वियस ही बात होगी कौन सा होगा, दैट इज अगेन 1 2 3 4। अगला फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, तो मैं यहाँ डेट अराइव में जाऊंगा तो यहाँ क्या करूंगा मैं 1 2 3 4, और शॉर्ट अर्लीस्ट ड्यू डेट को जाऊंगा तो वहां कहूंगा जी 1 2 3 4।
सो दैट हाउ आई एम अरेंजिंग इट, यानी इसी बेसिस पे हमने इन्हें अरेंज करना है और अरेंज करके आगे लेकर आना है. दैट हाउ दे आर गोइंग टू अरेंज हिम एंड हाउ वी आर गोइंग टू मूव इट फर्दर, कि किस तरह से हमने अरेंज करना है और किस तरह से हमने इसे आगे लेकर आना है. सो दैट इज हाउ द नॉक्स मशीन कैन अरेंज इट इन दीज 3 सिचुएशंस, के 3 सिचुएशन में नॉक्स मशीन कैसे और किस तरह से अरेंज कर सकता है और अरेंज करके आगे ले जा सकता है. दैट हाउ दे आर बीइंग अरेंज्ड इट एंड हाउ दे आर बीइंग यूजिंग इट, कि वो किस तरह से अरेंज कर रहे हैं और किस तरह से इसे यूज कर रहे हैं कि हमारे पास नजर आ रहा हो. अब if it's now the morning of July 10 and shortest operation next route is used, when would each of the 4 jobs starts and be completed in a P&W grinder? Express your scheduling. अब यहाँ क्या है, वो कहता है जी क्या है shortest operation next, उसमें क्या बन रही है थ्योरी BDAC. अब वो यहाँ 7:10 से शुरू होगा, 7:11 पे खत्म हुआ, 7:12 तक इसमें चाहिए, 7:16 तक ये चाहिए, 7:21 को जाके ये यहाँ पे चलेगा, यानी 10 से शुरू होगा और कब खत्म होगा, 21 को खत्म होगा ये जॉब प्रोसेस. इफ वी आर गोइंग टू टेक अ शॉर्टेस्ट ऑपरेशन नेक्स्ट, की शॉर्टेस्ट ऑपरेशन नेक्स्ट की बात करेंगे तो क्रिटिकल रेशियो स्केड्यूलिंग आ रही, क्या आ रही है हमारे पास, क्रिटिकल रेशियो स्केड्यूलिंग आ रही. 8 वीक रिमेन्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग द 50 फुट yacht. Assume that each week consists of 5 work days for a low total lead time of 40 days. The work required to complete yacht comprises 10 operations, 4 days for each. तो यहाँ पे देखें क्रिटिकल रेशियोज क्या आ रही हैं हमारे पास, दैट इज अगेन on morning 3 after 10 has been completed and yacht was waiting for the 4th operation. अब वो कह रहे जी क्या हो गया, on Tuesday week 3 है, 3 वीक्स हो चुकी हैं, 3 out of 10 has been done. एक को अगर 4 दिन चाहिए तो 3 अगर डन हो गई हैं तो 12 हो गई हैं पूरी. इसका मतलब है जो वर्क रहना चाहिए वो सिर्फ 28 का रहना चाहिए, यही बात है. और यहाँ जो स्टार्ट हुआ था वर्क वो कब हुआ था, दैट इज अगेन 4 डेज पे स्टार्ट हुआ था. कितने में हुआ था, 4 डेज में हुआ था. और ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग ऑफ वीक 3, ट्यूसडे मॉर्निंग ऑफ वीक 3 है तो इसका मतलब है 2 वीक गुजर गए, तो 5 5 10 गुजर गए और मंडे भी गुजर गया तो 11, तो 40 माइनस 11 किया तो हमने कहा जी ये हमारे पास 1.04 आ रहा है. कितना आ रहा है, 1.04 आ रहा है. तो दैट मीन्स कि हमारी क्रिटिकल रेशियो अच्छी है या कम ठीक जा रही है. और अगर इसी में अगर वो कहता है जी कि सपोज इट्स ओनली 2 of 10 वुड बी डन, तो हम कहते हैं नहीं जी हमारे पास टाइम कम रह गया और क्योंकि 1 से नीचे निकल गया, तो दैट मीन्स वहां पे हमारे पास टाइम कम रह गया और यहाँ पे हमारे भी इवैल्यूएशंस थोड़ी सी डिफिकल्ट हो चुकी हैं. फिनिट लोडिंग का मतलब पहले ही बताया था मैंने, क्या बताया था मैंने, फिनिट लोडिंग का मतलब ये होता है कि आप एक लिमिट तक लोडिंग कर सकते हैं या एक लिमिट तक आप सप्लाईज मंगा सकते हैं, उस लिमिट से ऊपर नहीं. ये जो लाइन आप देख रहे हैं कैपेसिटी की, ये फिनिट है, दैट इज मीन्स के फिनिट है. और इनफिनिट का मतलब ये कि जितनी चाहे मर्जी एक टाइम पे ऑर्डर कर दें. लेकिन नॉर्मली जो फिनिट लोडिंग है ये भी प्रोडक्शन एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है. जैसे इन सेकंड पिक्चर में देखें तो ये फिनिट लोडिंग है बट दिस इज इनफिनिट. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इनफिनिट लोडिंग ऊपर जाती रहती है और फिनिट लोडिंग नीचे आ रही होती है कि हाउ वी आर गोइंग टू डू it and how we are going to perform it. So that is known to be as a finite loading. The Bundy company, the Bundy produces for 3 products A, K, P. Each order goes through the same 3 machine center but not necessarily in the same sequence. Same sequence में नहीं जाते. Each order must be finished at the machine center before another can be started. Order cannot be split. Order नहीं टूट सकता. The shop works a single 8-hour shift 5 days a week. Assume that time to move between machine is negligible. Each machine center is operated 8 hours per day. All 3 machines are currently available for scheduling and no further order will arrive. वो कहता है ये ऑर्डर्स हैं मशीन सेंटर के ऊपर 312, इसी ऑर्डर से जाना है आपने और इसी इनके प्रोसेसिंग टाइम इस तरह से है और 231 इनका है, 312 इधर है. अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हम लोग उसी हिसाब से चलेंगे. पहला क्या है आपके पास, ए है. ए को अगर मैं देखूं तो ए को मुझे चाहिए क्या, अब यहाँ पे हम लोग किसको लेके चल रहे हैं यहाँ पे, दैट द ऑर्डर कैन नॉट बी स्प्लिट. अज्यूम द टाइम टू मूव एट ऑल मशीन आर करंटली अवेलेबल एंड नो फर्दर ऑर्डर विल अराइव. यहाँ पे कोई भी ऑर्डर अराइव नहीं हो रहा. नाउ इट्स ऑर्डर आर फिक्स्ड बेस्ड ऑन इट इज 8 AM एंड मंडे टू नेक्स्ट ऑफ द वीक ऑफ 6. अब यहाँ कह रहे हैं मशीन को हम लोगों ने ऑर्डर में लाना है कि किस तरह से हम लोग लेकर आएंगे. यूज हॉरिजॉन्टल लोडिंग प्रोसीजर एंड अर्लीस्ट ड्यू डेट प्रायोरिटी. किसको यूज करें, अर्लीस्ट ड्यू डेट प्रायोरिटी. ड्यू डेट को देखें तो अगर 14, 12 और यही है ना कि 14, 12 एंड 10, तो 10 है, 10 वाला पहले करेंगे उसके बाद वाला करेंगे. तो 3, 2, 1 पहला कौन सा करेंगे, 3, 2, 1. तो पहले जाएगा थर्ड में और उसके बाद वो जाएगा अगले में. तो इसका मतलब है 3 को 4, 3, 2, तो 4, 3, 2 आएगा. तो हम यहाँ पे कहेंगे जी कि रूटिंग में आएंगे तो प्रोसेसिंग टाइम जो आ रहे हैं 3, 2, 1 आ रहे हैं. तो यहाँ पे हम कहेंगे जी पहले तो जाएगा 3, 2, 1 है. पी किस में जाएगा, पहले 3 में जाएगा, फिर उसके बाद 2 में जाएगा
और फिर 1 में जाएगा। तो दैट इज द केस, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास इस तरह से हमारे पास जनरेट हो रहा है। अब उसके बाद इसी पैटर्न में हमारे पास K भी चलेगा, इसी पैटर्न में हमारे पास A भी चलेगा, यानी सारे के सारे फॉलो कर रहे होंगे सेम पैटर्न को, सेम वैल्यूएशंस को फॉलो करेंगे। स्टार्टिंग विद स्केड्यूलिंग, स्केड्यूलिंग को भी हमने उस दिन देखा था, थोड़ा सा इसको दोबारा देखते हैं। स्केड्यूलिंग क्या है जी? लास्ट स्टेज ऑफ प्लानिंग बिफोर प्रोडक्शन अकर्स। ये लास्ट स्टेज ऑफ प्लानिंग है बिफोर प्रोडक्शन अकर्स, के प्रोडक्शन से पहले की जो लास्ट स्टेज है उसे कहेंगे हम प्रोडक्शन। स्पेसिफाइज व्हेन लेबर, इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज आर नीडेड टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट और प्रोवाइड अ सर्विसेज। लास्ट स्टेज ऑफ प्लानिंग बिफोर प्रोडक्शन अकर्स specifies when labor, equipment and facilities are needed to produce a product or provide a service. Needed to produce a product or provide a services. शेड्यूल ऑपरेशन कौन कौन से? स्केड्यूलिंग क्या हो सकती है? प्रोसेस इंडस्ट्री में लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लोग स्केड्यूल कर सकते हैं ऑपरेशंस, EOQ यूज कर सकते हैं, इंस्टेंट रिप्लेनिशमेंट जिससे हो जाती है, मैस रिप्रोडक्शन कह सकते हैं, असेंबली लाइन बैलेंसिंग के थ्रू, प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग, PERT, CPM दैट कुड बी यूज्ड। बैच प्रोडक्शन में क्या होती है? एग्रीगेट प्लानिंग है, मास्टर स्केड्यूलिंग है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग है, कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग है। क्या है? मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग भी और कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग भी एग्जिस्ट कर रही है। ऑब्जेक्टिव्स इन स्केड्यूलिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? मीट कस्टमर्स ड्यू डेट। क्या है? मीट कस्टमर ड्यू डेट्स के पहले ही ऑब्जेक्टिव है स्केड्यूलिंग का। मिनिमाइज जॉब लेटनेस, मिनिमाइज रिस्पॉन्स टाइम, मिनिमाइज कंप्लीशन टाइम, मिनिमाइज टाइम इन द सिस्टम, मिनिमाइज ओवर टाइम, मैक्सिमाइज मशीन और लेबर यूटिलाइजेशन, मिनिमाइज आइडल टाइम। क्या हो गया? मिनिमाइज आइडल टाइम, मिनिमाइज वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। क्या हो गया? मिनिमाइज क्या करना है? वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। किसको मिनिमाइज करना है? वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री को हमने मिनिमाइज करना है। अब यहां पे जो आ रहे शॉप फ्लोर कंट्रोल, पहले भी डिस्कस किया मैंने। अब यहां क्या है? स्केड्यूल और मॉनिटर डे टू डे जॉब शॉप प्रोडक्शन, ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल और प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल, यानी यही कहते हैं जॉब शॉप कंट्रोल को ही प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल। शेड्यूल एंड मॉनिटर डे टू डे जॉब शॉप प्रोडक्शन, ऑल्सो नोन टू बी एज अ PAC, परफॉर्म बाय प्रोडक्शन एक्टिविटी डिपार्टमेंट। लोडिंग, चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। किसको चेक करना है? अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, मशीन एंड लेबर। सीक्वेंसिंग, रिलीज वर्क ऑर्डर टू शॉप इश्यूज, डिस्पैच लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल मशीन्स। मॉनिटरिंग, मेंटेन प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑन ईच जॉब अंटिल इट्स कंप्लीट। मॉनिटरिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑन ईच जॉब अंटिल इट इज कंप्लीट, वो सारी की सारी मॉनिटर करेंगे हम। लोडिंग, प्रोसेस ऑफ असाइनिंग वर्क टू लिमिटेड रिसोर्सेज, प्रोसेस ऑफ असाइनिंग work to limited resources, perform work with most efficient resources, use assignment method of linear programming to determine allocation। क्या assignment method को use करें to determine allocations। अब assignment method perform row reduction, जो मैंने पहले भी कहा था, perform column reduction, को perform करें। cross out all zero if number of lines are equal to the number of rows, then optimum solution has been formed। make assignment where all zeros are available। else modify matrix, subtract minimum uncrossed value from all crossed value and add it to the cell where two lines intersect। यानी two lines जब intersect कर जाएं तो उसके बाद ही हमारे पास है। और यहाँ ये स्टेटमेंट है, if number of lines equals to the number of rows in the matrix, कि नंबर ऑफ लाइंस उतनी हो जितनी हमारे पास नंबर ऑफ रोज है इन द मैट्रिक्स, तभी उसके बाद हम कहेंगे कि दैट पूरी हो गई है, अदरवाइज वी आर गोइंग टू रिपीट इट। अब कैसे हो रहा है गौर से देखिए। प्रोजेक्ट आया हमारे पास 1 2 3 4 और उसमें ये 4 लोग हैं जिसको हमने असाइन करना है इन प्रोजेक्ट्स को। ये मेरे पास एक है, ये मेरे पास दूसरा है, ये मेरे पास तीसरा है। मैंने क्या किया? इस सारे को मैट्रिक्स बना लिए। क्या बना लिया मैंने? सारे को मैट्रिक्स बना लिया। अब इस सारे मैट्रिक्स में देखूं तो मैंने कहा जी कि कौन सी रो में सबसे पहले रो रिडक्शन करनी। क्या करनी है हमने? रो रिडक्शन करनी, कि रो में सबसे छोटा कौन सा है। तो अगर गौर से देखूं तो इस रो में सबसे छोटा कौन सा है? 5 है। 5 को मैंने इसमें से भी माइनस किया, 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 तो मेरे पास ये आंसर आया। फिर इसमें सबसे छोटा कौन सा? 2 है। इसको मैंने इसमें से भी माइनस किया, इसमें से भी माइनस किया, इसमें से भी माइनस किया, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आया? ये आ गया। इसमें सबसे छोटा 5 है, फिर मैंने इसमें से माइनस किया, इसमें से माइनस किया, खुद से माइनस किया, इसमें से माइनस किया, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आई? ये आ गया। उसके बाद मैंने इसमें भी सबसे छोटा 4 है, इसमें से ही माइनस, इसमें से भी माइनस है और इसमें से भी माइनस किया, तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया।
दैट इज नोन टू बी एज अ रो रिडक्शन। अब इसकी करनी है कॉलम रिडक्शन। अब इस कॉलम में अगर गौर से देखें तो सबसे छोटा कौन सा है इस वाले कॉलम में, तो 2 है सबसे छोटा। मैंने 2 को इसमें से ही माइनस किया, इसमें से भी किया, इसमें से भी किया, तो मेरे पास ये रिजल्ट आया। इस कॉलम में जारी बात है सबसे छोटा 0 है, तो सारी बात है 0 किसी में से माइनस करें तो आंसर रिमेन्स द सेम। इसमें भी सबसे छोटा 0 है तो आंसर रिमेन्स द सेम। इसमें सबसे छोटा क्या है 1 है, क्या है 1 है, तो 1 मैंने इसमें से भी माइनस किया, इसमें से भी माइनस किया, इसमें से भी माइनस किया, तो मेरे पास रिजल्ट आया दिस वन। अब गौर से करूं तो मैंने क्रॉस करने हैं जो जीरोस पे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं मेरे पास, जो जीरोस पे आ रहे हैं उनको मैंने क्रॉस कर देना है, उनको मैंने खत्म कर देना है। अच्छा यहां पे अब क्या हो गया, रो रिडक्शंस पे आ गए। किस पे आ गए हम लोग, रो रिडक्शंस पे आ गए। अब रो रिडक्शंस कर ली, कॉलम रिडक्शंस की तरफ आ गए हैं हम लोग, और कॉलम रिडक्शंस भी अब हमने कर ली थी। अब हमने क्या करना है, क्रॉस आउट करने हैं जीरोस को क्रॉस आउट करना है। अब क्रॉस आउट जीरोस क्या हो रहे हैं, एक ये क्रॉस आउट हो रहा है, लेकिन जीरोस पे आ रही है, जो यानी इन अदर वर्ड्स वो रो को क्रॉस कर रहे हैं जिसमें 1 0 0 ऑलमोस्ट जनरेट हुए हैं, ठीक है। तो अब ये देखें ये वाले भी जीरोस हैं, तो ऑलमोस्ट इसमें भी जीरोस आ गए, और ये भी हमने क्या कर दिया, क्रॉस आउट कर दिया ऑल जीरोस को। हमने कहा जी ये भी हो गया, और यानी हर जीरो जिस तरह भी क्रॉस आउट हो रहा है उसे हमने क्रॉस आउट करते जा रहे हैं। तो अब यहां पे देखें तो कितनी लाइंस बनी है, 1 2 3, लेकिन हमारे पास टोटल रोज कितनी थी, 4। तो नंबर ऑफ लाइंस आर नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज, कि दोनों आपस में इक्वल नहीं है और ना ही इक्वेट कर रही हैं। और जब वो इक्वेट नहीं कर रही तो वो आपस में इक्वेट नहीं कर रही, तो दैट मींस कि आप कहेंगे यहां पे क्रॉस आउट नहीं होगा या क्रॉस आउट होने का चांसेस नहीं है। तो दैट इज द केस। यहां पे देखें तो अब इसका मतलब है कि अभी इसने और फर्दर मॉडिफाई होना है। और फर्दर मॉडिफिकेशन क्या है कि अब जितने भी खाली पड़े हुए ना, कितने ये खाली पड़े ना, इनमें से देखें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, 2 है। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट 2 है। अब मैं 2 को इन सब में से माइनस करूंगा जो अनकवर्ड है। 2 को इसमें से माइनस किया तो 1 बचा, इसमें से माइनस किया तो 0 बचा, इसमें से भी माइनस किया तो 1 बचा, इसमें भी माइनस किया 2 बचा, इसमें से माइनस किया 1 बचा, इसमें से माइनस किया 2 बचा, यानी तो यहां 3 बचा और यहां 2 बचा। यानी और साथ ही करना क्या है कि जहां पे ये दोनों रोज इंटरसेक्ट कर रही हैं, देखिए यहां पे कॉर्नर बना हुआ है ना, इनमें आपने ये स्मॉलेस्ट अमाउंट ऐड कर देनी। क्या कर देनी है, इसमें ऐड कर देनी, यानी 2 + 1 3 हो जाएगा यहां पे, और यहां 2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो नया मैट्रिक्स आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा, ये दैट इज आवर न्यू मैट्रिक्स। अब गौर से देखें तो हर जीरो को अगर मैं क्रॉस करना चाहूं तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 क्रॉस, ये भी क्रॉस, ये भी 0 क्रॉस, ये भी 0 क्रॉस। मींस मेरे पास 1 2 3 4 लाइंस बनी और 4 ही मेरी रोज थी। तो इसका मतलब है मैं बराबर में बैलेंस कर गया हूं। क्या कर गया हूं, मैं बराबर में बैलेंस कर गया। तो नंबर ऑफ लाइंस इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रोज, सो ऑप्टिमल सॉल्यूशंस आर बीइंग अचीव्ड। अब क्या होगा, इनमें से अब तो आपने देखना है कि जो जीरोस हैं उनके आगे आपने असाइन करते जाना है। क्या करते जाना है, आपने असाइन करते जाना है। कैसे, अब मैं कहता हूं जी ब्राइन है, अब ब्राइन के आगे ये वाला 0, तो मैं कहूंगा जी वो प्रोजेक्ट 2 को असाइन होगा। अब कैरी के आगे 2 है, लेकिन मैं प्रोजेक्ट 2 को ऑलरेडी मैंने ब्राइन को असाइन कर दिया, तो इसका मतलब है प्रोजेक्ट 2 को मैं कैरी को असाइन नहीं कर सकता। मैं किसको असाइन करूंगा, 2 को, लेकिन सिर्फ कौन से में कर सकता हूं, जो जीरोस हैं, जीरोस वाली जगह पे असाइन करूंगा, जीरोस के अलावा कोई और जगह पे असाइन नहीं करूंगा। अब यहां देखें नोहा में भी 2 जीरो हैं, कितने, ये वाला है और ये वाला है, लेकिन प्रोजेक्ट 1 में तो मैंने कैरी को असाइन कर दिया, तो इसका मतलब है बचा कौन सा, प्रोजेक्ट 4। और चेरिश में क्या हुआ, यहां पे 0 ही 1 है, इसको भी मैंने असाइन कर दिया। और इनको असाइन किया तो मेरे पास जो ओरिजिनल था उसमें क्या था, 5 वैल्यू यहां थी, 6 यहां थी, 6 यहां थी, 4 यहां थी। मैंने क्या किया, इन सबको 5 + 6 + 4 + 6 ये सारे डेज आ गए, इनटू $100 पर डे। तो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी पड़ी, दैट इज 2100। कितनी पड़ी हमें प्रोजेक्ट कॉस्ट, दैट इज 2100, कि 2100 है और 2100 हमें कॉस्ट पड़ रही है, और कॉस्ट हमारे पास आगे जाती जा रही है, या इंप्रूवमेंट की तरफ जाते जा रहे हैं, या इंप्रूवमेंट की तरफ हम जा रहे हैं। तो दैट्स हाउ इट वुड बी डन एंड हाउ इट वुड बी परफॉर्म, कि हमने इसे इस बेसिस पे ही परफॉर्म कर रहे हैं। असाइनमेंट मेथड का फर्दर सेटअप देखें, ये इसके थ्रू हमने एक्सेल के थ्रू था, और आंसर देखें हमारे भी यही थे कि आर्स 100 थे। टोटल कॉस्ट हमने निकालनी थी, जब हमने निकाली थी कॉस्ट तो हमारे पास वही आंसर आ रहा है जो हमने हाथ से लगाई थी, और वो यही कर रहे हैं। कैरी यहाँ है, ब्राइन यहाँ है, नोहा यहाँ है, और क्रिस यहाँ है, और नोहा वहां है। तो इसका मतलब है कि दैट मींस दैट रिमेन्स द सेम, यानी ये सब आगे चलता रहता है और ये आगे फर्दर मूव भी करता है। सीक्वेंसिंग,
अब उसके बाद आ रही है नेक्स्ट चीज सीक्वेंसिंग। अभी हमने देखी थी सीक्वेंसिंग, अभी आगे से थोड़ा सा और देखते हैं सीक्वेंसिंग में क्या क्या आता है। अब सीक्वेंसिंग की जब मैं टाइप्स पढ़ता हूं, मैं कहता हूं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, लास्ट कम फर्स्ट सर्व, अर्लीस्ट ड्यू डेट, हाईएस्ट कस्टमर प्रायोरिटी, सिमिलर रिक्वायर्ड सेटअप, स्मॉलेस्ट स्लैक, स्मॉलेस्ट क्रिटिकल रेशियो, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। यानी ये सारे के सारे प्रोसेसिंग टाइम्स हैं जो मेरे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं या एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं या नजर आ रहे हैं। बट यू कैन से कि हमारे पास एग्जिस्टेंस में नजर आ रहे हैं, और यू कैन से कि हमारे पास ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो दैट मींस प्रायोरिटाइज जॉब है, और सीक्वेंसिंग को हमने ये चीज को देख कर ही आगे चलना है। यानी मींस दैट प्रोसेसिंग टाइम ही हमें सारी चीजें डिटेल्स में बताएंगे। तो दैट व्हाट वी नोन टू बी एज अ सीक्वेंसिंग। तो वन बाय वन देखते हैं सीक्वेंसिंग में क्या चीजें हैं। मिनिमम स्लैक, क्या चीज आ रही है? मिनिमम स्लैक, स्मॉलेस्ट क्रिटिकल रेशियो। स्लैक कंसिडर बोथ वर्क एंड टाइम रिमेनिंग। क्या आ गया जी? स्लैक कंसिडर्स बोथ वर्क एंड टाइम रिमेनिंग। तो स्लैक क्या है जी? ड्यू डेट माइनस टुडेज डेट। क्या आ गया? ड्यू डेट क्या है उसकी? माइनस टुडेज डेट माइनस प्रोसेसिंग टाइम। क्या कर दिया? माइनस प्रोसेसिंग टाइम। तो इसके थ्रू हमने क्या डेवलप करते जा रहे हैं? दैट इज नोन टू बी एज अ स्लैक। सीआर रेशियो, टाइम रिमेनिंग, ये हम लोग कर चुके हैं। ग्रेटर देन होगी तो जॉब अहेड ऑफ शेड्यूल, जॉब बिहाइंड शेड्यूल, जॉब इज ऑन शेड्यूल। यानी लेस देन 1 है तो बिहाइंड है, अहेड है ग्रेटर देन 1 पे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे तो स्लैक के भी हमने फार्मूले देखे थे और क्रिटिकल रेशियो के भी देखे थे हमने। सीक्वेंसिंग जॉब थ्रू वन प्रोसेसेस। फ्लो टाइम क्या है? कंप्लीशन टाइम। द टाइम फॉर जॉब टू फ्लो थ्रू सिस्टम्स। मेक स्पेन टाइम फॉर ग्रुप ऑफ जॉब्स टू बी कंप्लीटेड, टाइम फॉर ग्रुप ऑफ जॉब्स टू बी completed. Tardiness, difference between late jobs due date and its completion time. Tardiness क्या है? difference between late jobs due date and its completion time। कि जितना late job में due date है और उसकी completion time में जितना difference है, that is known to be as a tardiness। क्या कहते हैं उसे हम? That is known to be as a tardiness। कि ये एक तरह से tardiness की type है कि how this tardiness would work। सिंपल सीक्वेंसिंग रूल्स क्या है? अब यहां देखें प्रोसेसिंग टाइम दिया हुआ है और ड्यू डेट दी हुई है, तो यहां पे भी हमारे पास सीक्वेंसिंग रूल्स चलते हैं। सिंपल सीक्वेंसिंग रूल्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। कौन सा है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। तो अगर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सीक्वेंस है तो A B C D E, इसी के हिसाब से चले तो हमारे पास कंप्लीशन टाइम कितना आ रहा है? 5 + 15। अब ये देखें यहाँ पे क्या है? स्टार्ट टाइम 0, 5, 15, 17, 25। प्रोसेसिंग टाइम इस तरह से आ रहा है हमारे पास, यानी 5 दिन में एक बनेगा, 15 में एक बनेगा, फिर 17 में, फिर 25 में, फिर 31 में। तो टोटल हमारे पास आ रहे हैं 93 डेज। तो एवरेज टाइम पर एक्टिविटी कितना आ रहा है? दैट इज 18.6। ड्यू डेट हमें गिवन थी, हमने कहा जी टार्डीनेस यानी 5 डेज थे, 5 डेज थे। 10 ड्यू डेट कितनी थी? 5th को ही खत्म हो गया, तो यहाँ पे 10 ड्यू डेट 10 थी। 15 थी, 15 को ही खत्म हुआ। 17 थी, 5 को ही खत्म होना था, नहीं हुआ, 12 दिन का टार्डीनेस आई है। 25 थी, 12 थी, 13 दिन की टार्डीनेस आई है, और यहाँ पे 31 दिन की टार्डीनेस आई। तो टार्डीनेस हमारे पास आई है 9.6 डेज की। कितने की आई है? 9.6 डेज की आई है। सेम गो सिमिलर सीक्वेंसिंग रूल्स फॉर ड्यू डेट। अब ड्यू डेट के हिसाब से देखना, ड्यू डेट हमने यहाँ पे इसके हिसाब से सीक्वेंस किया, तो ये सीक्वेंस हमारे पास बना। इस सीक्वेंस के हिसाब से हमने क्या किया? हमने जब निकाला हमारे पास एवरेज तो 15 आई और टार्डीनेस हमारे पास आई 5.6। क्या आई हमारे पास? टार्डीनेस 5.6। तो दैट मींस दिस इज मोर एफिशिएंट देन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, बिकॉज यहां पे आपका टार्डीनेस भी लोअर है और ओवरऑल एवरेज टाइम भी लोअर है। अब स्लैक निकालें, स्लैक निकालें तो 10 - 0 - 5, 15 - 0 - 10, 5 - 0 - 2, 12 - 0 - 8 एंड 8 - 0 - 6 आ रही है। सो दैट इज नोन टू बी एज अ 82.5। यहां पे आप देखें बढ़ गया और यहां पे ये भी बढ़ गई, तो इसका मतलब है जो ड्यू डेट के हिसाब से था वो भी स्टिल इट रिमेन्स टू बी द मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू स्लैक, बिकॉज स्लैक के हिसाब से भी जो अरेंज हुआ है वो भी आपको उतनी ज्यादा एफिशिएंसी नहीं दे पा रहा, यानी उतनी एफिशिएंसी उसकी एग्जिस्टेंस में नहीं आ रही। नेक्स्ट है जी शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। किसकी तरफ आ रहे हैं हम? दैट इज टूवर्ड्स द शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। कि शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम कैसे और किन बेसिस पे डेवलप किया जाता है, या किस तरह से शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम को देखा जाता है। SPT सीक्वेंस है CAEDB। अब ये हमने शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम के हिसाब से शुरू किया है। प्रोसेसिंग टाइम देखें ना, 2 वाला पहले आ गया, 5, 6, 8, 10। स्टार्ट टाइम 0 है, फिर 2 है, फिर 7 है, फिर 13 है, फिर 21 है। अब कंप्लीशन टाइम क्या है? ये 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, ये 7वें दिन होगी, ये 13वें दिन होगी, ये 21वें दिन और ये
30वें दिन होगी। इनको टोटल किया तो हमारे पास है 14.8, लेकिन टार्डीनेस हमारी ज्यादा आई है, 6 डेज आई है, जबकि टार्डीनेस आपकी ड्यू डेट के हिसाब में 5.6 थी। लेकिन लोएस्ट अगर टाइम को अगर देखते हैं कि ओवरऑल प्रोजेक्ट टाइम क्या था और टाइम के हिसाब से इसको मेजर करें तो डेफिनेटली हम लोग कंप्लीशन टाइम को देखें तो ये ज्यादा एफिशिएंट है। लेकिन अगर मैं टार्डीनेस को देखना चाहूं तो टार्डीनेस के हिसाब से स्टिल अ ड्यू डेट इज अ मोर बेटर वे, यानी कि वो ज्यादा बेहतर है ड्यू डेट एज कंपेयर टू एसपीटी, दैट इज शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, यानी इससे बेहतर है वो, और वो ही आपको गाइड करेगा कि किधर पे कैसे लेके जाना है और हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म इट फर्दर, कि हमने फर्दर परफॉर्म कैसे और किन बेसिस पे करना है एंड हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म इट। सो दैट मींस कि हमने यहाँ पे देखना है कि टार्डीनेस हमारे पास क्या है, तो सिंपल सीक्वेंसिंग रूल्स आ गए, एसपीटीज आ गए, और एसपीटीज को हमने स्टार्ट टाइम का, प्रोसेसिंग टाइम का, कंप्लीशन टाइम का, ड्यू डेट का, एंड देन टार्डीनेस हमारे पास नजर आ रही है कि किस तरह से हमारे पास टार्डीनेस नजर आ रही है। तो दैट इज हाउ दैट इज नोन टू बी सिंपल सीक्वेंसिंग रूल्स। क्या कहते हैं इसे हम? सिंपल सीक्वेंसिंग रूल्स हैं। अब देखें यहां पे हमारे पास समरी आई है सीक्वेंसिंग की। अब यहां देखें FCFS आ गया, ड्यू डेट आ गया 16। अब यहां पे अगर देखें तो दैट इज गुड वन, टार्डीनेस देखें तो दैट इज गुड वन, नंबर ऑफ जॉब्स टार्डीज इसकी 3 थी, इसकी भी 3 थी, इसकी भी 3 थी। यहाँ पे मैक्सिमम टार्डीनेस 16 या 23 था। तो इसके हिसाब से मोस्ट ऑफ देखें तो बेस्ट वैल्यू कौन सी आ रही है? दैट इज शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। टार्डीनेस के हिसाब से ड्यू डेट आ रही है, और ड्यू डेट ही ज्यादातर चल रही है, लेकिन उसकी डिले आ रहा है दैट इज ऑफ इन टोटल एवरेज कंप्लीशन टाइम में। किसमें आ रहा है डिले उसका? दैट इज ऑन द एवरेज कंप्लीशन टाइम, की एवरेज कंप्लीशन टाइम में उसका डिले नजर आ रहा है या डिले एग्जिस्ट कर रहा है, कि जो उसमें डिले होता है या होता रहा है, तो दैट डिले वुड बी सीन, और वो डिले उसी हिसाब से ही वेयर करेगा या उसी हिसाब से हमारे पास वेरी करेगा कि किस तरह से हमने टार्डीनेस को साथ लेकर चल रहे हैं। आगे चलते हैं, आगे देखें तो अब यहां पे आ रहा है हमारे पास क्या चीज आ रही है? दैट इज टुवर्ड्स द सीक्वेंसिंग जॉब्स थ्रू 2 सीरियल प्रोसेसिंग, यानी सीक्वेंसिंग जॉब्स थ्रू 2 सीरियल प्रोसेसेस, जब हमारे पास एक नहीं 2 तरह के सीरियल प्रोसेसिंग को लेके चलें। लिस्ट टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोसेस ईच जॉब एट ईच प्रोसेस, यानी एक प्रोसेस डिफरेंट मेथड को यूज करें, दूसरा प्रोसेस डिफरेंट मेथड को यूज करें। Set up a one-dimensional matrix to represent desired sequence within the slot of equal to a jobs. Select smallest processing time at either process. If that time is on process 1, put the job as near to the beginning sequence as possible. If smallest time occurs on process 2, put the job near to the end of sequencing. Remove job from the list. Repeat steps 2 until all slots in the matrix are filled and all jobs are sequenced. यानी all jobs are fulfilled and all jobs are being sequenced. कि सारी jobs fulfill भी हो गई और सारी jobs सीक्वेंस में भी नजर आ रही हैं या सीक्वेंस में भी आ रही हैं। दैट इज बीइंग नोन टू बी एज ऑल जॉब्स इन द सीक्वेंस, की ये सीक्वेंस में ही नजर आ रही हैं या सीक्वेंस में ही आगे चलेंगी कि या सीक्वेंस में ही आगे जाएंगी। सीक्वेंसिंग विद एक्सेल, एक्सेल में भी सीक्वेंसिंग होती है और इज द सेम प्रोसेस में होती है जिस तरह से होती है, बस उसमें क्या है फार्मूलेज लग रहे होते हैं। एक्सेल डू अटेम्प्ट इट, मैं यहाँ नहीं आपको करा सकता, लेकिन you can take a guideline from here and you can do it at your own place, कि आप लोग उसे देख सकें, सीख सकें, because it is being normally used, ये हर जगह ही normally यूज की जाती है। that is a sequencing rules. जॉनसन रूल, अब देखें वो क्या रहा है, अब प्रोसेस 1 था, अब कहते क्या है, अब कहते हैं जी अब किस तरह से प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है। आप कहते हो जी कि यहाँ पे प्रोसेस को कंपेयर करते जा रहे हैं। अब क्या करते जा रहे हैं हम? प्रोसेस को कंपेयर करते जा रहे हैं। ये क्या चीजें आ रही हैं हमारे पास, देखें अब यहाँ पे आएंगे तो 6 आ रहा है, 6 इज ऑन द पार्ट ऑफ ए, ई इज ए पार्ट ऑफ ई, यानी ई के पहले बाद आ रहा है, और उसके बाद 6 3, यानी ये हर एक जगह पे हम लोएस्ट को देखते जा रहे हैं। किसको देखते जा रहे हैं? लोएस्ट को देखते जा रहे हैं। अब अगर ए को बात करें तो 8 बड़ा है, 6 बड़ा है, 6 बड़ा है, तो मैंने कहा जी वी स्टार्ट विद द 6। यहां पे 11 और 6 कौन बड़ा है? 6 बड़ा है, तो मैं आई स्टार्ट विद द बी। 7 और 3 में से कौन सा बड़ा है? आई स्टार्ट विद द 3। 9 और 7 में से जो बड़ा है वो डी है, और साथ ही 5 और 10 में से कौन बड़ा है? दैट इज ऑफ ई, यानी ई बड़ा है तो ई को हमने यहां लगा दिया। तो दैट मींस विच एवर इज द बिगर वी कैन यूज इट एंड वी कैन मेक इट फर्दर, यानी उसी को यूज करते हुए हम आगे चलेंगे और उसी को आगे लेकर फर्दर मूव करेंगे। जॉनसन रूल्स, अब यहाँ पे EAD लगा दिया हमने। क्या किया? EAD। अब ये क्या है? प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है। क्या है? प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है। पहले कौन सी होनी है? E होनी है। E कंप्लीट हुई यहाँ पे 5 डेज पे हुई कंप्लीट। अब यहां से आगे E यहाँ पे चलेगी।
और उसके आगे ए शुरू हो जाएगी। कौन सी शुरू हो जाएगी? ए शुरू हो जाएगी। उसके बाद डी शुरू हो जाएगी और इसी हिसाब में ए और डी यहां भी चल रही हैं। यहां पे बी शुरू हो गई, यहां पे बी शुरू हो गई, लेकिन ये इनके पास एक आइडल टाइम पड़ा रहेगा। क्या रहेगा? ये आइडल टाइम रहेगा। इनके पास यहां पे आइडल टाइम आएगा और इनके पास यहां पे आइडल टाइम आएगा। तो ये आइडल टाइम है। तो कितना आ रहा है? 1 डे यहां है, 1 डे यहां है और यहां पे ऑलमोस्ट 5 डेज यहां पे, और 3 डेज स्टार्ट में भी पड़ा है यहां पे। तो टोटल आइडल टाइम इज 10। कितना पड़ा है आइडल टाइम हमारे पास? दैट इज ऑलमोस्ट 10 पड़ा है। 10 इज माई आइडल टाइम, और आइडल टाइम मैं उसी हिसाब से ही देख रहा हूं और उसी हिसाब से एवेल्युएट कर रहे हैं। एक्सेल भी होता है, एक्सेल में अगेन मेजरमेंट होगी तो जॉनसन रूल भी लगता है। वही प्रोसेस 1 2 आपने कंप्लीशन टाइम्स लगाते गए, कंप्लीशन टाइम किया तो आपके पास मेक स्पैन का पूरा टाइम जनरेट होकर सामने नजर आ रहा है कि दैट हाउ इट इज बीइंग डन एंड हाउ इट इज बीइंग परफॉर्म्ड। गाइडलाइंस फॉर सिलेक्टिंग अ सीक्वेंसिंग रूल्स। गाइडलाइंस फॉर सिलेक्टिंग अ सीक्वेंसिंग रूल्स किस तरह से? SPT इज मोस्ट यूजफुल व्हेन शॉप इज हाईली कंजेस्टेड। शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम तब बहुत सही रहता है जब आपके पास बहुत ही कंजेस्टेड शॉप्स हैं। एंड यू स्लैक पीरियड फॉर ऑफ नॉर्मल एक्टिविटी, यानी यू स्लैक फॉर पीरियड ऑफ नॉर्मल एक्टिविटी, कि जब नॉर्मल एक्टिविटी है उसके लिए स्लैक यूज करें रादर देन कोई और मेथड, बिकॉज नॉर्मल एक्टिविटीज में स्लैक इज बेस्ट विद द वर्क, यानी कि वर्किंग के हिसाब से स्लैक सबसे अच्छा काम करेगा। यूज ड्यू डेट व्हेन ओनली स्मॉल टार्डीनेस वैल्यूज कैन बी टॉलरेटेड। ड्यू डेट तब यूज करें जब आपके पास स्मॉल टार्डीनेस बेशक हो तो उसकी कोई आपको प्रॉब्लम ना हो, यानी उसकी कोई भी आपके साथ प्रॉब्लम इश्यूज ना जनरेट हो रहे हैं। यूज LPT लॉन्गेस्ट प्रोसेस टाइम इफ सब कॉन्ट्रैक्टिंग इज एंटिसिपेटिंग, यानी लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम तब यूज करें जब आपके पास सब कॉन्ट्रैक्टिंग की एंटिसिपेशन है, यानी वो चांसेस हैं कि लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम में कुछ सब कॉन्ट्रैक्टिंग एंटिसिपेट हो रहे हैं या चांसेस हैं कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग हो जाएगी। यूज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस व्हेन ऑपरेटिंग एट लो कैपेसिटी लेवल। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस तब बहुत अच्छा है जब आप लो कैपेसिटी पे रन करें, बिकॉज जो पहले आया उसे पहले आप कंप्लीट करें और पहले सेटिस्फाई करें। व्हेन यू आर रनिंग एट अ लो कैपेसिटी, किस पे रन कर रहे हैं आप? लो कैपेसिटी पे रन करें, आपकी कैपेसिटी कंप्लीट उतनी हाई नहीं है। डू नॉट यूज SPT टू सीक्वेंस जॉब। SPT को नॉर्मली यूज ना करें, दैट हैव टू बी असेंबल्ड विद अदर जॉब्स एट लेटर डेट। SPT के हिसाब से उसे कभी असेंबल ना करें जो ऑलरेडी अदर जॉब्स के साथ एंटाइटल्ड है। क्या है वो? अदर जॉब्स के साथ एंटाइटल्ड है और एंटाइटल्ड होके उसके साथ चल रहा है। सो यहां कहेंगे डू नॉट यूज SPT टू सीक्वेंस जॉब, कि SPT को तब तक यूज ना करें टू सीक्वेंस जॉब दैट हैव टू बी असेंबल्ड विद अदर जॉब्स एट लेटर डेट, कि अदर जॉब्स एट लेटर डेट के साथ आप उसे असेंबल करें या असेंबली की तरफ लेके आए। डू नॉट यूज SPT टू सीक्वेंस जॉब, कि तब तक उसे सीक्वेंस ना करें दैट हैव टू बी असेंबल्ड विद अदर जॉब्स, जो अदर जॉब्स का असेंबल हो एट लेटर डेट, जो लेटर डेट उसके साथ असेंबल हो रहा हो या उसके साथ हमारे पास कंप्लीशन की तरफ आ रहा हो। सो दैट इज दैट वुड बी द केस दैट डू नॉट यूज द SPT टू सीक्वेंस द जॉब, के जब तक उसे ना सीक्वेंस करें दैट हैव टू बी असेंबल्ड विद अदर जॉब्स, के जो से हमें असेंबल करना पड़े अदर जॉब्स के साथ एट लेटर डेट, के जो लेटर डेट में उसके साथ असेंबल हो रहा हो या असेंबली की तरफ जा रहा हो। मॉनिटरिंग की तरफ आएंगे। मॉनिटरिंग वर्क पैकेज शॉप पेपर वर्क दैट ट्रेवल्स विद द जॉब, यानी शॉप का जो पेपर वर्क है वो हमेशा जॉब के साथ ट्रेवल करता है। क्या करता है वो? जॉब के साथ ट्रेवल करता है। गैंट चार्ट है, शो बोथ प्लान्ड एंड कंप्लीटेड एक्टिविटीज अगेंस्ट द टाइम स्केल, शोज बोथ प्लान्ड एंड कंप्लीटेड एक्टिविटीज अगेंस्ट द टाइम स्केल, कि टाइम स्केल के हिसाब से वो दोनों चीजें शो करता है, प्लान्ड एंड कंप्लीटेड एक्टिविटीज अगेंस्ट द टाइम स्केल, के टाइम स्केल के हिसाब से हर चीज को वो आइडेंटिफाई कर रहा होता है। इनपुट आउटपुट कंट्रोल मॉनिटर द इनपुट एंड आउटपुट फ्रॉम ईच वर्क सेंटर, यानी मॉनिटर्स इनपुट कितनी गई है और आउटपुट क्या है वो हर वर्क सेंटर के हिसाब से उसे अचीव करने की कोशिश करता है या उसे अचीव करवाता है। सो मॉनिटर द इनपुट एंड आउटपुट फ्रॉम ईच वर्क सेंटर, किससे करता है? फ्रॉम ईच वर्क सेंटर से वो इसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है या कंट्रोल करके उसे फर्दर आगे लेकर जा रहा होता है। गैंट चार्ट की तरफ देखते हैं। अगेन गैंट चार्ट सेम है, वो देखें यहाँ पे जॉब्स आई हैं, जॉब 32 भी कंप्लीट हुई है, यहाँ पे आगे साथ ही 32 सी भी शुरू हुई थी इस टाइम से इस टाइम तक। तो जॉब 11 सी यहाँ से शुरू हुई थी, फिर यहाँ पे गैप लेके जॉब 12 ए स्टार्ट हुई है। तो मींस प्लान्ड एक्टिविटीज भी आती हैं,
कंप्लीटेड एक्टिविटीज भी आ रही होती हैं, दोनों तरह की हो रही होती हैं। प्लान एक्टिविटीज को वो लाइन से शो कर रहे होते हैं और कंप्लीटेड एक्टिविटीज सेपरेट आ रही होती हैं, ठीक है ना। तो यानी दोनों चीजें हमारे पास सेपरेटली वर्क कर रही हैं या सेपरेटली आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमने उसे किस तरह से और किन बेसिस पे एवेल्युएट करना है और एवेल्युएट करके हमने उसे फर्दर आगे लेकर आना है। तो गैंट चार्ट में हम ये सारी जॉब्स को 1 बाय 1 सेट कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि आज का दिन क्या और कितनी चीजें आगे कंप्लीट हो गई हैं और कितनी चीजें अभी कंप्लीट होना बाकी रहती हैं, दैट हाउ दे आर बीइंग इवैल्यूएटेड एंड हाउ दे आर बीइंग कंप्लीटेड। तो यानी गैंट चार्ट इज डेवलप्ड इन दिस वे। इनपुट आउटपुट कंट्रोल कैसे किया जाता है? अब देखिए यहां पे क्या है, प्लान इनपुट। प्लान इनपुट क्या है कि इससे मैंने 65 देने, 70 इन्हें देते हैं, तो टोटल मैंने देने 270। प्लान आउटपुट कितनी आएगी? 75 इसमें से आएंगे, 75 इसमें से आएंगे, 75 इसमें से 75, तो टोटल 300 इसमें आएंगे। बैकलॉग में पड़ा कितना है? 30 है, और 20 इसमें पड़ा है, 10 इसमें पड़ा है, और 5 इसमें पड़ा है, और 0 इसमें पड़ा है। तो यानी ये बैकलॉग्स भी आ गए। अब यहाँ पे प्लान को भी चलना है, बैकलॉग को देखते हुए फिर ऑर्डर करना है ना। अब यहाँ पे हमने कहा जी कि सपोज 20 पड़ा है, तो इसका मतलब है 65 में से 20 तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, 45 जाएगा ना। तो यहाँ हम चेंज करके इसे करेंगे क्या, दैट इज 45। यहां पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है 10 का, तो 55 का होगा। यहां हम लोग करेंगे ऑर्डर 65 का, यहां पूरा 70 का ऑर्डर करेंगे। मींस ईच एंड एवरी आइटम मस्ट बी सेट इन द वे दैट इट अकर्स, यानी कि मतलब जितना हमारे पास सामान ऑलरेडी पड़ा है पहले वो यूज होगा, फिर उसी के हिसाब से हमने नया ऑर्डर प्लेस करना है कि जो हमारे पास नया ऑर्डर उसके बाद डेवलप हो रहा होगा, कि जो हमारे पास नया ऑर्डर उसके बाद डेवलप हो रहा है हमने उसी को साथ साथ देखते हुए आगे चलना है और उसी को हमने वैल्यूएशंस करते हुए आगे चलते जाना है। तो दैट इज नोन टू बी एज अ इनपुट आउटपुट कंट्रोल। क्या कहते हैं इसे हम? इनपुट आउटपुट कंट्रोल की, जिसमें हमें बैकलॉग को भी देखना है, प्लान्ड इनपुट्स को भी देखना है और प्लान्ड आउटपुट्स को भी हमने साथ साथ ही लेकर आगे चलना है। अगेन अब यहां देखें क्या हो रहा है, यहां पे वो कहता है एक्चुअल इनपुट गई है 60, 65 कितनी गई है और इतनी की डेविएशन आई थी। प्लान्ड इतनी इनपुट थी, आउटपुट इतनी आई, एक्चुअल आउटपुट डेविएशंस 10 की यहां पे आई हैं और इतने का हमारे पास बैकलॉग था, यानी इतने हमारे पास बैकलॉग की जनरेशंस नजर आ रही हैं कि शायद इतना बैकलॉग हमारे पास होगा या होने के चांसेस हैं कि इतना बैकलॉग जनरेट हो जाएगा। तो दैट मींस कि ईच एंड एवरी आइटम यहां पे हम लोगों का बैकलॉग्स जनरेट हो सकते हैं या होते हैं, या उसी के हिसाब में हमने इसकी बैकलॉग की जनरेशंस को हमने वॉच करना है या देखना है। सो दैट मींस कि हमने ईच एंड एवरी आइटम मस्ट बी सीन इन द वे दैट इट एग्जिस्ट। एक्सेल फॉर इनपुट आउटपुट कंट्रोल, इनपुट और आउटपुट कंट्रोल्स भी साथ साथ एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अब ये देखें वही चीजें हैं, एक्चुअल आउटपुट्स आ रहे हैं, डेविएशंस आ रही हैं, प्लान्ड आउटपुट आ रहे हैं, बैकलॉग्स आ रहे हैं, यानी ईच एंड एवरीथिंग वुड बी सेटल्ड इन द सेम वे जिसमें वो एग्जिस्ट कर रहा है। एडवांस प्लानिंग एंड स्केड्यूलिंग सिस्टम, क्या आ गया हमारे पास? एडवांस प्लानिंग एंड स्केड्यूलिंग सिस्टम। इनफिनिट स्केड्यूलिंग अज्यूम्स इनफिनिट कैपेसिटी, यानी इनफिनिट स्केड्यूलिंग कब होती है? जब आपको पता होता है कि मेरे पास इनफिनिट कैपेसिटी, क्या है मेरे पास? इनफिनिट कैपेसिटी है। लोड्स विदाउट रिगार्ड टू कैपेसिटी, यानी लोड्स विदाउट रिगार्ड टू कैपेसिटी, के रिगार्ड ऑफ कैपेसिटी नहीं करते। देन लेवल द लोड एंड सीक्वेंस जॉब, यानी कि लेवल करते हैं लोड को एंड देन वी स्टार्ट गेटिंग सीक्वेंसिंग ऑफ द जॉब। फिनिट स्केड्यूलिंग अज्यूम फिनिट लिमिटेड कैपेसिटी, अज्यूम फिनिट लिमिटेड कैपेसिटी सीक्वेंस जॉब एज पार्ट ऑफ लोडिंग डिसीजन, यानी जॉब्स को ऐसे सीक्वेंस करें जिसमें वो लोडिंग के डिसीजंस को साथ लेके चलें। रिसोर्स कैन नेवर बी लोडेड बियॉन्ड कैपेसिटी, कि अपनी लोड से ज्यादा वो कभी भी नहीं चल सकते। दे कांट गो बियॉन्ड द कैपेसिटी, कि अगर कहें कि बियॉन्ड कैपेसिटी क्या थी तो बियॉन्ड कैपेसिटी में नहीं जाएंगे। तो दैट इज फिनिट स्केड्यूलिंग अज्यूम्स फिनिट कैपेसिटी, फिनिट कैपेसिटी को अज्यूम करते हैं। सीक्वेंस जॉब्स एज अ पार्ट ऑफ द लोडिंग डिसीजन, किसका पार्ट लेंगे? उसका एज अ लोडिंग डिसीजन। रिसोर्सेज कैन नेवर लोडेड बियॉन्ड कैपेसिटी, रिसोर्सेज को तब तक लोड नहीं कर सकते दैट वुड बी बियॉन्ड कैपेसिटी, कि जब वो बियॉन्ड कैपेसिटी जा रहा हो या बियॉन्ड कैपेसिटी चला गया हो या बियॉन्ड कैपेसिटी ही की तरफ ही निकल गया हो। सो दैट इज द केस। एडवांस प्लानिंग एंड स्केड्यूलिंग एपीएस, एड इन्स टू ईआरपी, ये एक तरह से एड इन होता है टूवर्ड्स ईआरपी। किसकी तरफ होता है ये? टूवर्ड्स ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग की तरफ होता है। कंस्ट्रेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग सीपीबी, आइडेंटिफाई सॉल्यूशन स्पेस एंड इवैल्यूएट अल्टरनेटिव, यानी क्या देता है? सॉल्यूशन स्पेस देता है एंड इवैल्यूएट अल्टरनेटिव, साथ साथ किसको कर रहा होता है? अल्टरनेटिव को ही भी देख रहा होता है। जेनेटिक एल्गोरिदम्स बेस्ड ऑन नेचुरल सिलेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक्स, यानी क्या है? जेनेटिक एल्गोरिदम्स बेस्ड ऑन नेचुरल सिलेक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक, दैट इज अगेन प्लानिंग एंड स्केड्यूलिंग सिस्टम के अंदर ये यहां रिक्वायर्ड होता है। मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम, MES,
मॉनिटर स्टेटस, यूजेज एंड अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी, यानी कि क्या करता है, मॉनिटर स्टेटस, यूजेज, अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी, स्टेटस, यूजेज, अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी, यानी इनको ही देख रहा होता है। यानी मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम्स मॉनिटर स्टेटस, यूजेज, अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी, यानी दीज आर द आइटम्स जिसमें हमें प्लानिंग एंड स्केड्यूलिंग चाहिए होती है एट एडवांस लेवल। किस लेवल पे? एडवांस लेवल पे चाहिए होती है हमें प्लानिंग या स्केड्यूलिंग, और उसी के हिसाब से हम इसे आगे लेकर फर्दर फिर मूव करते हैं कि हमने कौन सी चीज कहां लेकर और कैसे आगे लेकर जानी है और किस बेसिस पे आगे लेकर उसे मूव करना है। तो मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम्स, मॉनिटर स्टेटस, यूजेज, अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी, यानी यूजेज भी आती है, अवेलेबिलिटी भी आती है और क्वालिटी भी साथ एडजस्ट हो रही होती है। एडवांस प्लानिंग में देखें, अब मशीन है, मशीन 1, मशीन 2, यहां पे दोनों मशीन 3 है। अब C1 पहले यहां से स्टार्ट हुआ, C2 यहां गया, C3 यहां गया, फिर B1 यहां से स्टार्ट हुआ, B2 यहां है, फिर B3 यहां है, D1 यहां स्टार्ट हुआ, ये आइडल टाइम पे था, पहले D2 कंप्लीट हुआ है, फिर D3 कंप्लीट हुआ है। तो दैट मींस दीज आर नोन टू बी एज एडवांस प्लानिंग एंड स्केड्यूलिंग। क्या कहेंगे इसे हम? एडवांस प्लानिंग एंड स्केड्यूलिंग। जो भी हमारे पास होती रही है हमने उसी को देखते हुए ही आगे लेकर चलेंगे और उसी को देख के हम आगे लेकर फर्दर चलेंगे। यानी एडवांस प्लानिंग एंड स्केड्यूलिंग में हमें ये चीजें रिक्वायर्ड हैं और इसी को देखते हुए ही हमने आगे लेकर फर्दर मूव करना है, फर्दर एडवांस फॉर्म में जाना है कि हमारे पास क्या चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं और कौन सी चीजें एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं। तो दैट वी आर गोइंग टू सी एंड वी आर गोइंग टू प्लान फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्केड्यूलिंग। यानी स्केड्यूलिंग हमने इस तरह ही करनी है एंड दैट इज नॉट अ सिंपल स्केड्यूलिंग, दैट इज एडवांस लेवल ऑफ स्केड्यूलिंग जिसमें हमने हर एक आइटम को निटी एंड ग्रिटी को देखना है। थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट, नॉट ऑल रिसोर्सेज आर यूज्ड इवनली, हर रिसोर्स इवन यूजेज में नहीं आता। फिनिट स्केड्यूलिंग अप्रोचेज होती हैं, कई दफा एक आपके पास स्केड्यूल का भी एक फिनिट लेवल होता है। कंसंट्रेट ऑन द बॉटलनेक रिसोर्सेज, जो बॉटलनेक रिसोर्सेज हैं उन पे ज्यादा कंसंट्रेशन होनी चाहिए कि उन्हें आपने कैसे, किन बेसिस पे और कैसे मेजर करना है। सिंक्रोनाइज फ्लो थ्रू अ बॉटलनेक, क्या करना है हमने? सिंक्रोनाइज द फ्लो थ्रू बॉटलनेक, कि आपने उसी हिसाब से बॉटलनेक को देखते हुए आपने उसका फ्लो रिकग्नाइज करना है। ये ना बॉटलनेक हो जाए, बंद हो जाए कि, तो आपने उसी को देखना है कि हाँ जी इतने पोर्शन में अब फ्लो करना है, इतने पोर्शन में अब फ्लो करना है, जिससे हमारे पास बॉटलनेक कंडीशन जनरेट ना हो। बिकॉज अगर उसमें बॉटलनेक कंडीशन नहीं जनरेट होगी तो दैट वुड बी अ मच बेटर वे, वो ज्यादा बेहतर तरीका है जिससे आपके पास नहीं जनरेट होनी। यूज प्रोसेस एंड ट्रांसफर बैच साइज टू मूव प्रोडक्ट थ्रू फैसिलिटी, यूज प्रोसेस एंड ट्रांसफर बैच साइजेस टू मूव प्रोडक्ट थ्रू फैसिलिटी, यानी यूज प्रोसेस एंड ट्रांसफर बैच साइजेस टू मूव प्रोडक्ट थ्रू फैसिलिटी, ये मूव करे प्रोडक्ट थ्रू फैसिलिटी, के फैसिलिटी जो के थ्रू प्रोडक्ट आपकी मूव कर रही हो। ड्रम बफर रोप, ड्रम की बात करें, बॉटल नेक बीटिंग टू सेट द पेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेस्ट ऑफ द सिस्टम। बॉटल नेक क्या हो गया? बॉटल नेक बीटिंग टू सेट द पेस ऑफ प्रोडक्शन टू रेस्ट ऑफ द सिस्टम, यानी बॉटलनेक क्या है? बीटिंग द सेट ऑफ द स्पेस, यानी कि सेट को आप पेस आप डेवलप करें जिससे क्या हो, बॉटलनेक जनरेट ना हो और रेस्ट ऑफ द सिस्टम स्मूथली चलता रहे। बफर, इन्वेंट्री प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द बॉटलनेक, यानी उसके सामने आप भर दें बॉटलनेक के आगे, टू एंश्योर इट्स ऑलवेज कीप बिजी, ताकि उसे पता हो कि हाँ जी ये हमेशा ही की तरह बिजी रहेगा। रोप, कम्युनिकेशन सिग्नल टेल्स प्रोसेस अपस्ट्रीम व्हेन दे शुड बिगन प्रोडक्शन, कि वो तब बताता है कि कब हम अपनी प्रोडक्शन को स्टार्ट करें या प्रोडक्शंस को आगे फर्दर लेकर आगे चलें। दैट मींस हाउ वी आर मूविंग फर्दर एंड हाउ वी मूव फर्दर। सिंक्रोनस मैन्युफैक्चरिंग, सिंक्रोनस मैन्युफैक्चरिंग अगेन वही होती है कि आप एक सिंक में मैन्युफैक्चरिंग को, ए के लिए बी सी डी चाहिए और इसको कंप्लीट करने के लिए हमें ये ऑल द रिक्वायरमेंट्स आर बीइंग देयर, सो दैट इज सिंक्रोनस मैन्युफैक्चरिंग के फर्स्ट कम फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड एंड देन स्टेप वाइज, सो दैट इज नोन टू बी एज योर सिंक्रोनस मैन्युफैक्चरिंग। के हमने एक जो मैन्युफैक्चरिंग आ रही है वो सारी की सारी क्या है? सिंक में है, सिंक्रोनस है और उसी हिसाब से चल रही है। अब यहां क्या, डिमांड 100 यूनिट्स ऑफ ए, मशीन सेटअप टाइम 60 मिनट्स, मशीन 1 आ गई, B1 B3 C2 5 7 10 डेज चाहिए, B2 BC3 D2 इसको 3 15 88 डेज चाहिए, C1 D3 D1 इसको 2 5 10 डेज चाहिए। और हमने सम भी कर लिया है और यहाँ पे कहां पे बॉटलनेक आ रहा है? दैट इज ऑन दैट प्लेस, यहाँ पे बॉटलनेक जनरेट हो रहा है। क्या हो रहा है हमारे पास? बॉटलनेक जनरेट हो रहा है कि बॉटलनेक हमारे पास किस तरह से डेवलप हो रहा है और कैसे हमारे पास आगे चल रहा है। तो उसके हिसाब से अगर देखते हैं तो बॉटलनेक अब यहां देखिए उसी हिसाब से लगा हुआ है, C2 B1 B3 C3 B2 D2
C1, D1 एंड D3। अब ये बॉटलनेक को जनरेट रोकने के लिए ही ट्राई किया जा रहा है कि यहाँ पे कैसे हम लोग रोका जाए और किस बेसिस पे रोककर हमने बॉटलनेक को आगे लेकर चल रहे हैं, ताकि हमारे पास बॉटलनेक ना हो। एक सिंक्रोनस मैन्युफैक्चरिंग कंडीशंस जनरेट हो रही हो कि हमने सिंक्रोनस मैन्युफैक्चरिंग कंडीशंस कैसे और किस तरह से आगे लेकर चलनी है। एम्प्लॉय स्केजुलिंग की बात करते हैं। लेबर इज वेरी फ्लेक्सिबल रिसोर्स। शेड्यूल स्केजुलिंग वर्कफोर्स इज कॉम्प्लिकेटेड रेपिटेटिव टास्क कि आपने स्केड्यूल करना है, कौन सा लेबर कहाँ चाहिए, किस टाइम चाहिए और उसको हमने कैसे वर्क करना है। असाइनमेंट मेथड कैन बी यूज, जो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है कि असाइनमेंट मेथड कैसे वर्क करता है, किस तरह से वर्क करता है। ह्यूरिस्टिक्स आर कॉमनली यूज्ड, यानी ह्यूरिस्टिक्स जो है वो कॉमनली यूज किए जाते हैं। Employee scheduling heuristic में let n is the number of workers available, d is the demand for worker, x is the day of working, o is the day off. Assign n d workers day 1 off. Assume the next n d worker at day 2 off. Continue it similar manner until all schedule has been met. If number of work days for full-time employees less than 5, assign remaining work days so consecutive day offs are possible. Assume any remaining works to be part of employee. If consecutive days are off or desired, consider switching schedule days and same demand requirement कि same demand requirement भी उसी हिसाब से ही हम आगे लेकर चलेंगे। तो आगे देखें, अब यहाँ पे अब ये कह रहा है कि यहाँ पे हमारे पास डेज हैं। अब हमने क्या किया, हर एक के आगे ऑफ लिखा है, ओ का मतलब ऑफ है। अब गौर से देखें तो इसके कितने डेज हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 हो गए। तो अगर मैं इसको यहां ले आऊं तो जाहिर बात है कंसेक्टिव डेज ऑफ हो जाएंगे। इसको भी मैं कहूं तो यहां भी मेरे पास कंसेक्टिव डेज ऑफ हो जाएंगे। इसी तरह इन सब के मैं कंसेक्टिव डेज को भी मैं ऑफ कर सकता हूं, प्रोवाइडेड दैट कि इनके 5 डेज अ वीक ही बन रहे हो। कितने बन रहे हो, 5 डेज अ वीक बन रहे हो, लेकिन हर कोई एट द सेम स्पॉट ही छुट्टी पे ना हो। वो यही कह रहे हैं ना, कंप्लीट शेड्यूल सेटिस्फाई रिक्वायरमेंट बट हैज नो कंसेक्टिव डे ऑफ, लेकिन सेटिस्फाई तो कर दिए, कंसेक्टिव डे ऑफ नहीं आए। क्या नहीं है इनके पास, कंसेक्टिव डे ऑफ नहीं जनरेट हो रहा है या जनरेट होकर सामने नहीं आ रहे। कितने हमारे पास कंसेक्टिव डे ऑफ हमारे पास नजर आ रहे हैं। अब देखें तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे कंसेक्टिव डे ऑफ नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी एक का रह गया जिसका कंसेक्टिव डे ऑफ नहीं बन रहा कि कैसे इसका बनेंगे। बाकी इसका भी नहीं बन रहा, लेकिन बाकियों का मैक्सिमम का क्या हुआ है, कंसेक्टिव डे ऑफ नजर आ रहे हैं कि ये हमारे पास डेवलप हो रहे हैं। रिवाइज शेड्यूल सेटिस्फाई रिक्वायरमेंट विद कंसेक्टिव डे ऑफ फॉर मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज, नॉट ऑल एम्प्लॉइज। किसके लिए है, फॉर मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज है, नॉट फॉर ऑल एम्प्लॉइज के सारे एम्प्लॉइज के लिए हमने कंसेक्टिव डे ऑफ नहीं करने या उसके लिए हमारे पास जरूरत नहीं है। तो एम्प्लॉइज स्केड्यूलिंग इज आल्सो बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जब हम बात करते हैं किसी भी स्केड्यूलिंग की, किसी की भी प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल्स की, बिकॉज इसके बगैर फिर आगे काम नहीं चल रहा होता या इससे आगे काम आइडेंटिफाई नहीं हो रहा होता। ठीक है, सो that's the end of the lecture number 20. We have revised the production activity control. Inshallah, maybe in the week or so you have a second mid. बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट मिड। हमने काफी सारी चीजें रिवाइज कर ली, कोई चीजें जो रह गई हैं डू रिवाइज इट एट योर प्लेस, अपने लेवल पे उसे रिवाइज लाजमी करना। उसे रिवाइज करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे मैक्सिमम चीजें कवर अप करने की कोशिश की हैं, मगर अगर कुछ रह गई हैं तो योर बुक इज द वेरी गुड वन। आप उसमें जाके कंसल्ट करके सारी चीजें पढ़ सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, चीजें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ईच एंड एवरी आइटम यू कैन डू इट विद दैट प्लेस। तो दैट मीन्स कि यू कैन इजीली परफॉर्म कि हमें किस तरह से क्या चीजें परफॉर्म करनी, बिकॉज सेशनल्स में आपको परफॉर्मेंस चाहिए होती है, बिकॉज इट हैज अ 15% वेटेज। सो हमने यहाँ पे रिवीजन काफी हद तक कर ली। जो मेन चैप्टर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, मैंने उनकी रिवाइज आपको 19th एंड 20th चैप्टर में, 20th लेक्चर में करा दिया। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, जो इंशाल्लाह आपके सेकंड सेशनल के सेकंड मिड के बाद होगा, और उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे इन्वेंटरी फंडामेंटल्स। इन्वेंटरी फंडामेंटल्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, किस किस चीज की बेस पे बन रही होती है इन्वेंटरीज को कैलकुलेशंस कैसे करनी है, एस्टिमेशंस कैसे करनी है, किन किन बेसिस पे आनी है, और क्वांटिटीज कैसे मैनेज होनी है। आवर डिस्कशन फर्दर इज रिलेटेड टू मोस्ट ऑफ द इन्वेंटरीज, यानी इन्वेंटरीज को हमने देखना है कि इन्वेंटरीज कैसे, किस तरह से डेवलप होती हैं, बनती हैं, किस तरह से क्वार्टर साइजेस डेवलप होते हैं, whatsoever we are going to see this. So that's the end of the lecture number 20 for today's. Allah Hafiz.